हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। सो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी पॉलिटिक्स के चैप्टर फेडरलिज्म के एमसीक्यूज़। इस वीडियो में हम होल चैप्टर एमसीक्यूज़ कवर करने वाले हैं और अगर आपको इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर अच्छे से आपको पूरा चैप्टर समझा दिया है। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द रेजिडुअरी पावर्स आर एंजॉयड बाय द डैश, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार या भारतीय संविधान के तहत जो हमारी रेजिडुअरी पावर्स है। अब रेजिडुअरी पावर्स क्या होता है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं ये आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के तहत जो रेजिडुअरी पावर्स हैं वो उसको एंजॉय कौन करता है। ऑप्शंस है हमारे पार्लियामेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट असेंबली, और इन तीनों में से अब हमें ऑप्शंस बताने हैं। ओनली वन, ओनली टू, 1, 2 एंड 3 एंड 1 एंड 2 ओनली। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है ओनली वन, यानी कि सिर्फ पार्लियामेंट जो है इन रेजिडुअरी पावर्स को एंजॉय करती है। The next question says that the list which includes subject of national importance such as defense of the country, foreign affairs, banking, communications and currency, यानी कि ऐसी कौन सी लिस्ट है जिसमें हमारे नेशन से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल डिफेंस ऑफ द कंट्री या फिर फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस, करेंसी एक्सेट्रा। सो ऑप्शंस है हमारी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है यूनियन लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री बिकॉज इट्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर डैश, यानी कि इंडिया जो एक फेडरल कंट्री है क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या प्रोवाइड करता है। ऑप्शंस है हमारे डुअल सिटीजनशिप, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकेंड जो कि है डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। फेडरल कंट्री वो कंट्री होती है जिसमें हमारी पावर जो होती है वो डिवाइड होती है और यहाँ पे पावर्स की ही बात होगी। फेडरल में पावर्स आती है तो हम यहाँ पर सिर्फ पावर्स वाले ऑप्शंस को सही मानेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन होल्डिंग फेडरेशन विच गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल, यानी कि जो हमारी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है उसमें कौन सी गवर्नमेंट जो है ज़्यादा पावरफुल देखने को मिलती है। ऑप्शंस हमारे सेंट्रल, स्टेट, समटाइम्स सेंट्रल एंड समटाइम्स स्टेट एंड बोथ। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो ज़्यादा पावर इंजॉय करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेट इन द इंडियन यूनियन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस इज, यानी कि पहला राज्य जो कि हमारे भारत में बना और किस बेसिस पर, लैंग्वेज डिफरेंस के बेसिस पर। ऑप्शंस है हमारे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकेंड जो कि है आंध्र प्रदेश। गवर्नमेंट कलेक्ट्स टैक्सेस टू स्पेंड मनी ऑन द डैश, गवर्नमेंट जो है टैक्सेस के तौर पर जो है मनी हमसे इकट्ठा करती है टैक्स के नाम पर और उनका क्या करती है, मतलब किस पे खर्च करती है। सो ऑप्शंस हैं हमारे लीडर्स, वेलफेयर प्रोग्राम्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड इलेक्शंस। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है वेलफेयर प्रोग्राम्स। हमसे हमारे ही पैसे जो है टैक्स के तौर पर लिए जाते हैं और फिर उनको जो है मिला जुला कर हमारे लिए वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन से किसी भी तरह की फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट का फीचर नहीं है। ऑप्शंस है हमारे देयर आर 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन इन द सोर्सेज ऑफ पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट्स पावर टू द स्टेट्स, बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट enjoy देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि इस ऑप्शन में हमें बोला है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट्स को पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो दोनों अपनी अलग अलग पावर्स को जो है इंजॉय करते हैं। 2 लेवल्स होते हैं हमारे गवर्नमेंट के। हमारे इंडिया में वैसे 3 है लेकिन वैसे कॉमनली 2 होते ही होते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर का सोर्स है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन 3 फीचर नहीं है फेडरल सिस्टम का, क्योंकि हमें यहाँ पर दे रखा था ना इज़ नॉट अ फीचर, सो इसीलिए। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय होम, यानी कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था उसको किसने अपॉइंट किया था। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, इंदिरा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है
पंडित जवाहरलाल नेहरू। Next question is, in India the relationship between the center and the states were deteriorated because of dash। यानी कि इंडिया में जो सेंटर और स्टेट का बीच का जो रिलेशनशिप है वो किसकी वजह से थोड़ा बिगड़ चुका है। ऑप्शंस हैं हमारे, इंसर्जेंसी, इंडो पाक एंड चाइना वॉर, एंड ऑफ कांग्रेस एरा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट पार्टी गवर्नमेंट एट बोथ लेवल्स। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट पार्टी गवर्नमेंट एट बोथ लेवल्स। यानी कि दोनों ही स्तरों पर जो है अलग अलग तरह की जो है पार्टीज़ आ गई हैं, अलग अलग तरह की पार्टी गवर्नमेंट आ गई है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में थोड़ा सा तनाव वाला माहौल चल रहा है। In which year a major step towards decentralization was taken up। कौन से साल में डिसेंट्रलाइजेशन को अपनाया गया। ऑप्शंस हैं हमारे 1985, 1991, 1992 एंड 1993। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, जो कि है 1992। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ एन एग्जाम्पल फॉर कमिंग टुगेदर फेडरेशन। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी कंट्री जो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन को फॉलो करती है। ऑप्शंस हमारे बेल्जियम, स्पेन, नेपाल एंड स्विट्ज़रलैंड। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी, जो कि है स्विट्ज़रलैंड। मार्क द स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। यानी कि उस स्टेटमेंट को जो है हमें टिक करना है जो कि हमारे कमिंग टुगेदर फेडरेशन से रिलेटेड है। ऑप्शंस हैं हमारे, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज़ एन अटेम्प्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट्स टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर, सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ अनऑल्टरेबल। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड, जो कि है इट इज़ एन अटेम्प्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट्स टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग फेडरल प्रिंसिपल्स आर फाउंड इन द इंडियन फेडरेशन। यानी कि किसी भी मतलब हमारे भारत में जो है, हमारे भारत का जो फेडरेशन है उसमें कौन सा नीचे दिए गए ऑप्शन में से प्रिंसिपल्स पाया जाता है, मतलब हमारे फेडरेशन में कौन सा फेडरल प्रिंसिपल देखने को मिलता है। ऑप्शंस हमारे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द सेकेंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बाईकैमरल लेजिस्लेचर एट फेडरल लेवल, डबल सिटीजनशिप, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन थर्ड, जो कि है डबल सिटीजनशिप। द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन। यानी जो हमारी SRC की रिपोर्ट थी वो कब इम्प्लीमेंट हुई थी। 1 नवंबर 1956, 2 अक्टूबर 1957, 2 अक्टूबर 1956 एंड 1 नवंबर 1957। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, जो कि 1 नवंबर 1956। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें डबल सिटीजनशिप शायद नहीं आएगा, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है। इसका आंसर 2 और 4 होगा। सेकंड एंड 4 जो हैं इसके आंसर होंगे, क्योंकि मैं इसके नीचे के ऑप्शन जो हैं मैंने लिखे हैं बट ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। सो इसके आंसर 2 एंड 4 हैं, ना कि डबल सिटीजनशिप। इसका आंसर है बाईकैमरल लेजिस्लेचर एट फेडरल लेवल एंड इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following regions did not become part of Indian Union in August 1947। यानी कि कौन सा रीजन जो है हमारे अगस्त 1947 में इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं था। ऑप्शंस हमारे असम, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड गोवा। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी, जो कि है गोवा। बेल्जियम वॉज शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन 1993। व्हाट डज इट मीन। यानी कि जो हमारा बेल्जियम था वो यूनिटरी गवर्नमेंट से हमारा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे चला गया। कब गया? 1993 में। सो इसका क्या मतलब है? ऑप्शंस है हमारे, द रीजनल गवर्नमेंट वर अंडर कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, द रीजनल गवर्नमेंट वर गिवन constitutional powers and were not dependent on the central government, and all of the above। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, जो कि है द रीजनल गवर्नमेंट वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंड वर नॉट डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फेडरल सिस्टम। जो हमारा फेडरल सिस्टम है उसके क्या क्या डुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं। डुअल मतलब दो ऑब्जेक्टिव्स। ऑप्शन हमारे, to promote unity of the country and to accommodate regional diversity, to disturb powers and funds to the central government, to provide facilities and jobs to the citizens of the country, to ensure that powers would be transferred from state to the central government।
करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है टू प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, यानी कि कंट्री की यूनिटी को बरकरार रखने के लिए और उसकी जितनी भी डाइवर्सिटी है, जितनी भी भिन्नता है, उसको एडजस्ट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एडेड लेटर टू द इंडियन फेडरेशन, इंडियन फेडरेशन में किस चीज़ को बाद में ऐड किया गया? जुडिशरी, लेजिस्लेचर, रिजर्वेशन एंड पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि है दी पंचायत एंड दी म्यूनसिपैलिटीज़। हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, यानी कि कितनी लैंग्वेजेस को जो है शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है? ऑप्शन हमारे 21, 22, 23 एंड 24। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 19 इज़ योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ग्राम सभा का फंक्शन है या फिर है? ऑप्शंस है हमारे इलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति, रिव्यू परफॉर्मेंस ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड अप्रूविंग एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है अप्रूविंग एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस इन पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शंस, यानी कि पंचायत और म्यूनसिपल लोकेलिटी में जो है इलेक्शंस कौन कंडक्ट करने का जिम्मेदार होता है? इलेक्शन कमीशन, मेयर, स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड ग्राम सभा। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि ऑप्शन 3 जो कि है स्टेट इलेक्शन कमीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ फेडरलिज्म, कौन सा नीचे दिए गए ऑप्शन में से फेडरलिज्म का फीचर है? ऑप्शंस हमारे कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्लियरली स्पेसिफाइड, fundamental provisions of the constitution can't be unilaterally changed by one level of government and all of these। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को किसी को भी समझा सके, सोर्स ऑफ रिवेन्यू जो है क्लियरली स्पेसिफाइड हो सके, और जो भी बेसिक फंडामेंटल जो भी हमारे प्रोविजंस है, जो भी हमारे रूल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए, उसको कोई वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज़ 2 और मोर लेवल्स, यानी कि कौन से तरह की गवर्नमेंट में 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स होते हैं? कम्युनिटी गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है फेडरल गवर्नमेंट। चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट की जो लैंग्वेज पॉलिसी थी उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है? इंग्लिश इज आर नेशनल लैंग्वेज, सिटीजन्स आर फ्री टू चूज एनी लैंग्वेज एज नेशनल लैंग्वेज, हिंदी इज आर नेशनल लैंग्वेज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट डिक्लेयर एनी लैंग्वेज एज नेशनल लैंग्वेज। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट डिक्लेयर एनी लैंग्वेज एज नेशनल लैंग्वेज। जी हाँ, ये सच है कि हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारी सिर्फ 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब कोई भी सरकारी काम करना हो या फिर कोई भी कागजात बनाने तो हम सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स फॉल्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट हमारे कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है? डिफेंस, एग्रीकल्चर, मैरिज एंड करेंसी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है मैरिज। फेडरलिज्म इन द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूट नियरली वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि जो फेडरलिज्म है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन में से कितना हिस्सा कॉन्स्टिट्यूट करता है? ऑप्शंस हैं हमारे अबाउट 42%, 40%, 38% एंड 36%। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है अबाउट 40%। फेडरलिज्म इज़ ऑफ डैश, फेडरलिज्म कितने टाइप्स की होती है? ऑप्शंस हैं हमारे 2 टाइप, यूनिटरी टाइप, 3 टाइप एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है 2 टाइप, फेडरलिज्म हमारी 2 टाइप्स की होती है। नेम द कंट्री अमंग द फॉलोइंग विच फॉलोज कमिंग टुगेदर स्टाइल ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि उस कंट्री का हमें नाम बताना है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से जो कि हमारा कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म स्टाइल को फॉलो करती है। ऑप्शंस हमारे यूके, इंडिया, स्विट्ज़रलैंड एंड स्पेन। अब यहाँ पे यूके का मतलब उत्तराखंड नहीं है, ये हमारा यूनाइटेड किंगडम है। सो अब इसके ऑप्शन हमारे यूके, इंडिया, स्विट्ज़रलैंड एंड
स्पेन। एंड करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है स्विट्ज़रलैंड। विच आर दी फॉलोइंग इज़ अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा फेडरलिज्म का फीचर है? ऑप्शन हमारे देयर इज़ ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन jurisdiction, all powers and revenue are under the control of central government, and the fundamental provision of constitution can be unilaterally changed by the top level of government। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन jurisdiction, यानी कि हर स्तर की गवर्नमेंट के लिए, हर स्तर की सरकार के लिए उसकी खुद की पॉलिटिकल अथॉरिटी है। इन ए लोकल गवर्नमेंट एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर, यानी कि लोकल गवर्नमेंट में 1/3 पोजीशन जो है वो किसके लिए रिजर्व्ड है? वुमेन, एससीज एंड एसटीज, हैंडीकैप्ड एंड मैन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है दी वुमेन, यानी कि औरतों के लिए। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑन विच द स्टेट एंड सेंटर बोथ मेक लॉज, यानी कि उस सब्जेक्ट के बारे में उस सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है जिस पे स्टेट एंड सेंट्रल दोनों ही तरह की जो गवर्नमेंट है वो लॉज बना सकती है। ऑप्शन हमारे डिफेंस, मैरिज, पुलिस एंड करेंसी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है मैरिज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज़ वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड द सब यूनिट्स आर सब ऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि किस तरह की गवर्नमेंट में एक लेवल होता है हमारी गवर्नमेंट का और बाकी की छोटी छोटी यूनिट्स प्रेजेंट होती है जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट पर थोड़ा थोड़ा निर्भर करती है। ऑप्शंस हमारे फेडरल गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है यूनिटरी गवर्नमेंट। अब आते हैं हमारे असर्शन रीज़न पे, जिसके हमें दो स्टेटमेंट्स दी जाते हैं, पहली असर्शन और दूसरा रीज़न, और हमें इन स्टेटमेंट्स को रीड करना होता है और हमें करेक्ट ऑप्शन लिखना होता है ए बी और सी डी करके। ऑप्शंस है हमारे कि जो हमारा असर्शन है और जो रीज़न है दोनों करेक्ट हैं और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। सेकंड ऑप्शन कहता है ए और आर दोनों करेक्ट है लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की। देन थर्ड ऑप्शन कहता है ए जो है करेक्ट है पर आर गलत है। एंड फोर्थ ऑप्शन कहता है ए गलत है लेकिन आर सही है। सो चलिए बढ़ते हैं अपने असर्शन रीजंस की तरफ। सबसे पहले हम असर्शन को पढ़ते हैं। असर्शन कहता है थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट इज़ लोकल गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट का थर्ड टायर है वो लोकल गवर्नमेंट है। हाँ ये सही है, वेरी गुड। देन रीज़न कहता है कि इट मेड डेमोक्रेसी वीक, यानी कि अगर हम गवर्नमेंट का थर्ड टायर लेके आए यानी लोकल गवर्नमेंट को लेके आए तो वो डेमोक्रेसी वीक करता है। ये सही नहीं है, ये तो हमको डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। सो हमारा असर्शन सही है लेकिन आर गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी, जो कि हमें कहता है कि जो असर्शन है वो सही है लेकिन आर जो है वो बिल्कुल गलत है। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट असर्शन कहता है कि ज़िला परिषद चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद, यानी कि जो जिला परिषद का चेयरपर्सन होता है वो हमारे जिला परिषद का हेड होता है। हाँ ये सही है। देन मेयर इज़ द हेड ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़, कि जो मेयर होता है वो म्यूनसिपैलिटीज़ का हेड होता है। हाँ ये भी सही है, लेकिन मेयर, म्यूनसिपैलिटी, जिला परिषद चेयरपर्सन दोनों का रिलेशन तो कुछ है नहीं। बस हाँ ये बात हो रही कि किसका हेड कौन होता है लेकिन दोनों का रिलेशन तो कुछ है ही नहीं। सो इसीलिए ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, जो कि हमें कहता है कि ए भी सही है आर भी सही है बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। असर्शन कहता है इंडिया हैज़ अ फेडरल सिस्टम, कि जो इंडिया है उसका एक फेडरल सिस्टम है। हाँ ये सही है, वेरी गुड। देन रीज़न कहता है अंडर अ यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज़ ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि एक यूनिटरी सिस्टम में, एक यूनिटरी फेडरल सिस्टम में या तो एक ही लेवल होता है गवर्नमेंट का जो कि होता है सेंट्रल लेवल, या फिर छोटी छोटी यूनिट्स होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर करती है। हाँ ये भी सही है, लेकिन फेडरल सिस्टम इंडिया का, यूनिटरी सिस्टम, ये कहाँ से आ रहे हैं उड़ उड़ के। सो ये कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं, सो इसलिए हमारा ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन 36। असर्शन कहता है द सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट आर कंसिडर्ड एज रेजिडुअरी सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट्स हमारे ना कि यूनियन लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट में, ना कंकरेंट लिस्ट में, वो हमारे रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। हाँ ये सही है, वेरी गुड। देन रीज़न कहता है
The subjects included that came after constitution was made and thus not be classified. यानी कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इंक्लूड हुए और इसीलिए हम उनको क्लासीफाई नहीं कर पा रहे थे. सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से को रिलेट करते हैं. यहाँ पे भी हमारे रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स की बात हो रही है और यहाँ पे भी हमारे रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स की ही बात हो रही है. The next question is हिंदी इज़ आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है भाई हिंदी. देन रीज़न हमारा कहता है इट हेल्प इन क्रिएटिंग सुप्रीमेसी ऑफ हिंदी स्पीकिंग पीपल ओवर अदर्स. यानी कि हिंदी का ऑफिशियल लैंग्वेज बनना हिंदी की सुप्रीमेसी को प्रमोट कर रहा है. ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है. हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज रखा है कि दोनों में से कोई एक लैंग्वेज तो मतलब लिखनी तो आनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई कागजात बनवाना हो तो हिंदी और इंग्लिश का ही यूज़ कर सकते हैं. ऑफिशियल लैंग्वेज का करार दिया है, नेशनल लैंग्वेज का करार नहीं दिया है. सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी, कि जो हमारा असर्शन है वो सही है लेकिन जो हमारा आर है वो गलत है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन कहता है इट इज़ वेरी सिंपल टू मेक द चेंजेस इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी किसी की बेसिक चीज़ को भी चेंज करना बहुत ज़्यादा सिंपल है. ये बिल्कुल गलत है. कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना कोई बच्चों का खेल नहीं है. सो ये तो हमारा हो गया गलत. अब आर की तरफ बढ़ते हैं. बोथ दी हाउसेस हैव पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंटली. यानी कि दोनों जो हमारे घर हैं, दोनों जो हमारे हाउसेस हैं, वो उनके पास पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है इंडिपेंडेंटली बिना किसी पर डिपेंड हुए उनमें कुछ चेंज ला सकते हैं. सो इसका ये जो है हमारा करेक्ट है. हमारा असर्शन गलत है लेकिन हमारा रीज़न सही है. सो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी. जी नहीं, इसका आंसर डी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है इंडिपेंडेंटली, डिपेंडेंटली नहीं. दोनों इंडिपेंडेंटली कैसे कर सकते हैं? हमें वहाँ पे मेजॉरिटी भी चाहिए, 1/3 की मेजॉरिटी, 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए. सो इंडिपेंडेंटली कैसे हुआ? एक दूसरे पे डिपेंड हैं कि मेजॉरिटी मिलेगी तो कोई चेंज होगा. सो ये भी हमारा गलत है, ये भी गलत है. कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है. सो इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है, ना ए ना बी ना सी ना डी. इसका आंसर होगा कि जो हमारा ए है और जो हमारा आर है दोनों ही हमारे फॉल्स हैं, दोनों ही हमारे रॉन्ग है. इस तरह के क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन डाला था कि आपको कन्फ्यूजन हो. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कोलिशन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड व्हेन प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग हेल्थ ऑफ कोल इन द कंट्री. यानी कि असर्शन हमें कह रहा है कि कोलिशन गवर्नमेंट तब बनती है जब हमारे कंट्री में कोल क्राइसिस होते हैं, और कोलिशन गवर्नमेंट के बनने से हम कोल क्राइसिस से जूझ रहे इस मामले को जो है ओवरकम कर सकते हैं. सो ये क्या है? ये कोल का कोलिशन गवर्नमेंट से क्या लेना देना? मतलब इसमें कोल आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कोल के लिए होगा. सो ये हमारा दोनों ही गलत हैं. ये तो इससे कोरिलेट कर रहा है, फिर तो इसका आंसर ऐसे ए होना चाहिए, लेकिन ये गलत है ना, ये गलत है और ये इससे कोरिलेट भी कर रहा है, तो दोनों ही गलत है. सो इसीलिए हमारा ए एंड आर बोथ आर फॉल्स. इसीलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चंस डाले कि आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो और आपको पता चले. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज इज असर्शन कहता है अ मेजर स्टेप टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992 बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि 1992 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया और वो कदम था डिसेंट्रलाइजेशन का, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ चेंजेस आ सके. या जिससे डिसेंट्रलाइजेशन तब हुआ जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा चेंज लेकर आए. सही है, बिल्कुल से 1992 में ही हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया, तब जाके हमारा डिसेंट्रलाइजेशन हुआ. देन रीज़न कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव. यानी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाया गया जिससे कि हमारी डेमोक्रेसी में थर्ड टायर भी आए और हमारे जो भी हमारी डेमोक्रेसी है वो और ज़्यादा पावरफुल बने और ज़्यादा इफेक्टिव बने. ये भी बिल्कुल सही है, दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन से कोरिलेट भी हो रहे हैं. सो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कि जो हमारा ए है और जो हमारा आर है दोनों करेक्ट हैं एंड बोथ आर ट्रू. एंड जो हमारा आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की. सो आई होप कि आपको सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे.
थैंक्स फॉर वॉचिंग।